हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। तो ये पॉलिटी की क्लास 3 है, ठीक है। और जिन्होंने 2 क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है। इसमें 2 चैप्टर को कवर करूंगा मैं। पार्ट 1 से कवर होगा, ठीक है। पार्ट 1 जैसे कि उसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, इट्स टेरिटरी। और इसमें कुछ चीज़ें देखिए, पहली चीज़, 2 चीज़ आपसे मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, दो उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। दूसरी चीज़, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा लोग तक पहुँचती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा सिटीजनशिप पे बात करूंगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी इस पीडीएफ से, ठीक है। तो उसको नोट करने के लिए एक अपने पास नोट्स रखिएगा जीएस के लिए, ठीक है, पॉलिटी के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और चीज़ों को आपको टोटली एक्सप्लेन होगा। इसमें देखिए बेसिक चीज़ें होंगी कि रिवीजन के टाइम पे आप कर लीजिए। अगर आपसे ये हो सकता है कि आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, छोटे छोटे पेजेस को मैं डेली बेसिस पे दूंगा, तो आप उसको निकालिए और वहीं पे छोटे छोटे में नोट करते जाइए, तो भी बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल 1 कहता है कि स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत, ठीक, शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा क्या आया ना, सबसे बड़ी मुद्दा आया कि लोगों ने कहने लगा कि भाई स्टेट दैट इज भारत क्या है, इंडिया दैट इज भारत क्या है। अब बहुत लोगों ने नाम सजेस्ट किया कि इंडिया होगा। बहुत जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया इंडिया नाम होगा। तो बहुत लोगों ने बोला कि भारत नाम होगा क्योंकि भारत हमारा क्या है, ओल्ड नाम है, ठीक है। भारत हमारे जो राजा थे उनके नाम पे पड़ा था, ठीक है। और इंडिया जो है मॉडर्न नेम था। तो लोगों ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि इंडिया को ही मतलब दोनों नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आर्टिकल 1 में उन्होंने क्या किया, मेंशन किया इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, दैट इज भारत मतलब इंडिया वो जो भारत है, इस चीज की बात चर्चा की। दूसरा मुद्दा आया कि यूनियन ऑफ द स्टेट क्यों बोला जाए, फेडरेशन क्यों नहीं बोला जाए। फेडरेशन मतलब क्या होता है, फेडरेशन मतलब होता है कि फेडरेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब अपना सेपरेट काम कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका, एग्जाम्पल में अमेरिका है, एग्जाम्पल में अमेरिका इसलिए है क्योंकि उसके 50 स्टेट हैं, ठीक है, 50 स्टेट हैं। और 50 स्टेट जो है ना वो मतलब जुड़े हुए हैं एक एग्रीमेंट के तहत। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो स्टेट बने हैं वो इस बेसिस पे बने हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया जा सके, ठीक है। जो इंडिया के स्टेट बने हैं, और पहला स्टेट कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश। कब बना है, 1956 में, ठीक है। किसकी कमेटी के उस पे रिकमेंडेशन पे, अली फजल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये मैं आगे अभी बताऊंगा इसी में कि 3 कमेटियां बनी थी और कैसे कैसे इस चीजों का इवॉल्यूशन हुआ। अगर ये लेक्चर अगर आज कंप्लीट हो जा रहा है तो पार्ट 2 मैं कल कराऊंगा। लेकिन मेरा पूरा कोशिश होगा कि आज 2 पार्ट करा लूं। लेकिन पहले इस पे फोकस करते हैं और अच्छे से फोकस करते हैं, ठीक है। जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे सुन लीजिए। तो हुआ क्या ना, फेडरेशन की बात हुई। तो अब फेडरेशन में बहुत लोगों ने बोला क्यों भाई फेडरेशन नहीं करते हैं, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट किया जाए। कुछ लोगों ने बोला फेडरेशन ऑफ स्टेट किया जाए। तो बहुत सारा चल रहा था। लेकिन जब हमारे ड्राफ्टिंग के चेयरमैन जो थे भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने लास्ट में फाइनलाइज किया कि यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। फिर लास्ट में उनसे पूछा गया कि भाई क्यों यूनियन ऑफ द स्टेट होगा, आप फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने साफ साफ बोला कि देखिए फेडरेशन मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कभी भी एग्रीमेंट टूटा अगर, तो वो स्टेट बाहर जा सकता है कंट्री से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यूनियन है। यूनियन का मतलब है आप हमसे बाहर जा ही नहीं सकते, आपको इस कंट्री के ही अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई स्टेट है, मान लीजिए एग्जांपल सिक्किम है। तो सिक्किम कल के दिन हम लोग अपने में ऑक्यूपाई किए हैं। अब ये चाहे तो भी नहीं जा सकता अपने से, वहां के स्टेट का राजा चाहे भी तो नहीं, मतलब अगर मान लो वहां के सीएम है, कह रहा है मैं तो भाई नहीं रहूंगा, वहां के लोग, नहीं हो सकता ऐसा। आपको भारत में रहना पड़ेगा क्योंकि भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, ठीक है। यूनियन ऑफ द स्टेट में आप सिसीड नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यूनियन, इंडिया क्या है, इंटीग्रल मतलब पूरा कंप्लीट एक ज्वाइंट वो है। इंडिया क्या है, एक ज्वाइंट देश है जिसमें कि आपको हर चीजें एक वेल डिजाइंड वे में मिलेंगी, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने बताया कि भाई आप हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। और नाम का जो मुद्दा था, भारत दैट इज स्टेट, भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत, वो भी उन्होंने कंफर्म किया कि इसलिए क्योंकि दोनों नाम सजेस्ट हो रहे थे, ठीक। और ये कब फाइनलाइज हुआ था, ये करीब करीब 18 सितंबर 1949 को ये फाइनलाइज हुआ था कि ये जो हमारा ये यूनियन ऑफ द स्टेट बोला जाएगा 18 सितंबर 1949 को, ठीक है। अब बात करते हैं, सॉरी 1949 को, थोड़ा राइटिंग के लिए इशू है क्योंकि इस पे लिखने में थोड़ा सा वो आता है, ठीक है। तो उस चीज को इग्नोर करिएगा। फिर अब बात आती है आर्टिकल 1-2 की, द स्टेट टेरिटरी विल बी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब स्टेट क्या क्या है, इसमें मुद्दा ये आता है, ठीक है। अब आर्टिकल 1 में 3 चीजें हैं, देखिए।
अब क्या क्या मिल के स्टेट बनेगा, ठीक है। स्टेट्स मतलब आप वो स्टेट मत समझिएगा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, ये नहीं स्टेट है। स्टेट का मतलब है क्या क्या उसमें आएगा, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, दिल्ली तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, ये सॉरी चेन्नई नहीं, तमिलनाडु, और ये सब जो स्टेट हैं ये सब मिलके जो आते हैं, एक वो पॉइंट बनता है। दूसरा आता है यूनियन टेरिटरी मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो जो यूनियन टेरिटरी है हमारे 8, जैसे कि कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली दोनों एक साथ हैं, ठीक है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, ठीक है। इतनी अंडमान एंड निकोबार, इतनी जो हैं उनको भी उसमें कंक्लूड किया गया। और सच टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, ठीक है, जो भी फ्यूचर में एक्वायर किया गया। जब भाई 1950 में ये बना था हमारा संविधान, तो उसमें थोड़ी पता था कि हम लोग कौन सा ऑक्युपाई करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, बहुत सारे उसमें बाद में ऑक्युपाई हुए हैं। जैसे हम लोग सिक्किम बाद में लिए हैं, ठीक है, सिक्किम हम लोग बाद में लिए हैं, तो सिक्किम अब तो इंडिया का भी अंग हो गया ना, अब इंडिया में ही वो माना जाएगा। तो इस तरह अगर फ्यूचर में भी लिए गए तो वो सब चीजें आर्टिकल 1 में आएंगी। तो आपको 3 पॉइंट समझ में आया क्या क्या। पहला कि भाई इंडिया का नाम इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में मेंशन है। क्यों मेंशन है, क्योंकि दोनों नाम सजेस्ट हुआ था, इस वजह से उसमें से दोनों नाम नहीं, एक नाम लेने पे थोड़ा सा लोगों को वो आ रहा, जो कि पुराने ख्यालात के थे उनका दिमाग में था कि भाई भारत आना चाहिए, और जो नए ख्यालात के थे उनके दिमाग में आ रहा था मॉडर्न नेम इंडिया, तो उन दोनों को ही रख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और यूनियन की बात मैंने बता दी कि यूनियन क्यों है, क्योंकि बाहर आप नहीं जा सकते, कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, तो इस वजह से यूनियन ऑफ द स्टेट है, फेडरल नहीं है कंट्री हमारी, ठीक है। फेडरल क्वासी फेडरल है, अभी बहुत सारे इसमें आएंगे स्टेटमेंट, मैं भी बताऊंगा क्वासी फेडरल भी क्यों है, ठीक है, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, ये बात होगी। अब देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी में क्या है ना, फ्यूचर में भी जो आएगा उसको भी हम कर लेंगे, यूनियन में अभी जो इंडिया में है वही चीज है, हाँ ठीक है। और यूनियन एक्चुअली क्या है ना कि इंक्लूड करता है ओनली स्टेट को, और टेरिटरी क्या करता है ना, सबको इंक्लूड करता है, मतलब कल के दिन लक्षद्वीप आएगा, आइलैंड में आएगा, कोई भी और भी आएगा उसको भी करते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सपेरिमेंट है, और स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया थोड़ा सा छोटा उससे टर्म है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया का एक सब पार्ट है, मतलब अंदर में ही आएगा उसके, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ये है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, और ये है टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी आपकी बढ़ती जाएगी, कल के दिन मान लो हम लोग पाकिस्तान ले लिए, हाँ आप लोग पीओके बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कल के दिन पाकिस्तान ले लिए, तो भाई वो भी तो टेरिटरी ऑफ इंडिया आ जाएगा कल के दिन, फिर उसको यूनियन में ऐड किया जाएगा बाद में, लेकिन पहले तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा, और है भी अखंड भारत का हिस्सा ही है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 2 देखते हैं, आर्टिकल 2 क्या कहता है। अब ये कहता है ना आर्टिकल 2, इट डील्स विद द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। Parliament may by law admit into the union or establish the new state based on terms and condition। अब देखो क्या हुआ, जैसे कि अगर मुझे कल के दिन मैंने क्या किया कि चाइना का कोई एक स्टेट मैंने ऑक्युपाई कर लिया, भारत ने मतलब मैंने मतलब भारत ने ऑक्युपाई कर लिया, अब उसको इंडिया में रखने के लिए हम लोग क्या करना होगा, हमें आर्टिकल 2 की मदद से तुरंत उसको अपने अंदर रख लेंगे। ये होता है न्यू स्टेट का एडमिशन करना, स्टेब्लिश करना, नया बनाना, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने ही में स्टेट जो कैसे बनता है, वो आ जाता है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है इफ द स्टेट ऑफ पार्लियामेंट मे बाय लॉ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। देखो इसमें क्या कर सकते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट कर सकते हैं, बाउंड्री एंड नेम एग्जिस्टेंस। अब क्या है, जैसे कल के दिन मुझे अब यूपी को 2 पार्ट में मान लो करना हो, ठीक है, एक को वेस्टर्न यूपी करना हो, एक को ईस्टर्न यूपी करना हो, तो मुझे ना, मैं अगर पार्लियामेंट में हूँ तो मुझे कुछ करना नहीं होगा, मैं इसको जब चाहूंगा तब डिवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास उतनी पावर है। मैं जब चाहूंगा कि इसकी बाउंड्री को छोटा करना है, यूपी की बाउंड्री को छोटा कर सकता हूँ, और राजस्थान को दे सकता हूँ, एमपी को दे सकता हूँ, बिहार को दे सकता हूँ। फिर मुझे जब भी जरूरत होगी मैं इस स्टेट का नाम भी बदल सकता हूं, जैसे पहले यूनियन प्रोविंसेस था, अब उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ता है, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये है आर्टिकल 3 में। और ये चीजें आप अभी मतलब अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, यही सब चीजें हैं जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, इट सेज दैट एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 will be contain such provision for amendment of the फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल नेसेसरी टू प्रोवाइड इफेक्ट। अब देखो क्या है ना, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में जो मेंशन है, अगर कुछ उनको अमेंड करना है तो उसको आर्टिकल 4 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये बात करता है आर्टिकल 4। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसमें क्या हम लोग बात करेंगे ना कि कौन सा स्टेट कब कब बना, ठीक। मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखते जाइएगा, आपका काम है अब लिखने का, ठीक है, थोड़ा सा अब आपका काम बढ़ेगा।
तो अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या इसमें देखिए 4 आर्टिकल आपने पढ़ लिया, ठीक है। मैं सारे आर्टिकल को इसी तरह कवर कराऊंगा, अभी तो कुछ छोटे छोटे भी आर्टिकल आएंगे, लेकिन अभी मेन फोकस इस पे रखिए पार्ट 1 पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ ना, कुछ स्टेट बने। अब स्टेट कैसे बने देखो, अब उसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, पहले एक धार कमीशन बना, ठीक। धार कमीशन के हेड जो थे वो थे एस के धार, ठीक है। एस के धार थे। ये बना, मैं पहला पहला पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि जून में, ठीक है, जून 1948 में, ठीक है, 1948 में धार कमीशन बना। कौन सा कमीशन? धार कमीशन। इस कमीशन को बोला गया कि भाई आप जाओ और पता करो कि क्या हो रहा है मद्रास बॉर्डर पे, क्यों, मतलब मद्रास स्टेट में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए स्टेट, ठीक है। ये मुद्दा बहुत तेजी से क्योंकि चलने लगा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने कि नहीं बने, ठीक है। तो ये मुद्दा चल रहा था। अब धार कमीशन के हेड कौन थे? एस के धार, एस के धार। अब ये गए वहां पे, पता किया उन्होंने, देखा कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम लोग बनाने लगेंगे राज, तो बहुत सारे राज्य एक दूसरे से डिमांड करने लगेंगे कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर जगह लैंग्वेज का बैरियर है। इंडिया में अगर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप ट्रेवल कर लीजिए, वहां लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हुआ क्या ना कि एस के धार के चेयरमैनशिप में हुआ, और उन्होंने दिसंबर 1948 में 1948 में रिपोर्ट सबमिट की, और उन्होंने बताया कि नहीं भाई देखो, नहीं बन सकता। उन्होंने एग्जामिन किया, चीजों को बताया, उन्होंने बोला भाई ये चीजें गलत हैं, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब हुआ क्या, दूसरा मुद्दा क्या आया फिर उसके बाद, जब दूसरी कमेटी बनी JVP। अब JVP का फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी हैं ये वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वल्लभ पटेल जी हैं, ठीक। और ये हैं पट्टा भाई सीतारमैया, ठीक है, पट्टा भाई। ये याद रख लीजिएगा, ये आपको नोट करना है। देखिए मैं बोलते जा रहा हूँ, ये आप नोट करिए, पट्टा भाई सीतारमैया, नेहरू जी और पटेल। जेपीवी कमेटी कब बनी? 1949 में, ठीक, 1949 अप्रैल में। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है। इन्होंने लगभग मतलब इन्होंने जो चीजें बात की, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल 1949 में, ठीक। और हाँ ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे, इन्होंने भी बोला कि रिजेक्ट कर दिया। क्या किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बन सकता। अब दो कमेटियां जो थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी, कौन कौन सी? धार कमीशन और जेपीबी। अब हुआ क्या, वहां पे एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था, ये नाम याद रख लीजिए, बहुत बार पूछ देता है। उनका नाम था पोट्टी पोट्टी श्री मालू, ठीक है, श्री मालू, पोट्टी श्री मालू थे। इन्होंने 56 दिन की, करीब करीब 56 दिन की हंगर स्ट्राइक किया, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। 56 डे के हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक पेज यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ अब, ठीक है। 56 दिन के बाद पोट्टी सीतारामालू की श्री मालू जी की डेथ हो जाती है। अब वो कांग्रेस के मतलब पर्सन मतलब थे, तो वहां पे क्या हुआ, जब होता है तो बवाल मच जाता है। बवाल क्या मच जाता है दोनों बॉर्डर पे कि भाई एक आदमी मर गया और कंट्री को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, नया स्टेट बदलने के लिए। अब यहाँ पे मुद्दा बहुत गर्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि एक अली फजल कमेटी बनती है, अली फजल, ठीक है, अली, सॉरी मतलब फजल अली, माफ कीजिएगा, एक सेकंड, आप कैसे भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। फजल अली कमीशन बनता है। अब 3 कमीशन है, ये तीसरा है। ये जो बनता है, ये लास्ट में मान जाते हैं, इनको मानना ही पड़ता है। ये कमीशन कब बनता है? दिसंबर 1953 में। अब ये इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की है? इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है सितंबर 1955 में, 55 में। और पहला रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ है? क्या बोलते हैं, 1956 में, ठीक है, 1956 में पहला स्टेट बना है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो अब हुआ क्या कि अब वहां पे मैटर फंस गया। अब गवर्नमेंट को ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि भाई बनेगा, ठीक है, स्टेट तो बनेगा, क्योंकि स्टेट नहीं बनेगा तो यहाँ पे मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको लिंग्विस्टिक बेसिस ना करके उन्होंने कोशिश किया कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस किया जाए, लेकिन था वो लिंग्विस्टिक ही बेसिस पे, लैंग्वेज की ही बेसिस पे उन्होंने स्टेट को बनाया। अब इस कमीशन में 2 लोग और थे। 2 लोग कौन कौन से थे? KM पन्नीकर, ठीक है, पन्नीकर जी थे, KM पन्नीकर। और दूसरे कौन थे? एच एन कुंजरू, HN कुंजरू जी थे, ठीक। 2 लोग थे, HN कुंजरू और KM पन्नीकर, 2 लोग थे और मेंबर, और अली फजल थे मेन मेंबर, ठीक है, फजल अली मेन मेंबर थे। 3 मेंबर की टीम थी। ये लोग 1955 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बोलते हैं भाई ये बनना चाहिए, और इसमें 4 कंडीशन रखते हैं। 4 कंडीशन क्या क्या इन्होंने रखा? पहला रखा कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथिंग द यूनिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की यूनिटी को ध्यान में रखा, ठीक है, पहला पॉइंट रखा यूनिटी। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल
कल्चरल, ठीक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, मतलब दोनों बैलेंस में रहे, ठीक। तीसरा क्या लिखा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और चौथा क्या रखा उन्होंने, चौथा रखा प्लानिंग एंड प्रमोशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वेलफेयर के लिए, पीपुल के लिए हम लोग एक स्टेट की वो कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और उसी में बना क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक। अब 1956 बना कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बना, ठीक है। इस चीज को आपने नोट कर लिया है तो इसको नोट कर लीजिए। और एक सेकंड मैं थोड़ा सा एक पेज कोशिश करता हूं बना लूं, एक मिनट, एक सेकंड लीजिए, एक पेज में ऐड कर लेता हूं बस ब्लैंक, जिसपे आपको मैं समझा सकूं, ठीक। तो हाँ, तो देखिए ये हो गया, ठीक। अब हुआ, देखिए स्टेट की बारी। मैंने क्या क्या बता दिया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, कब बना, 1956 में। अब ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये दूसरा इसमें आप रख लीजिएगा, सेवेंथ अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में हुआ था जो, उसके थ्रू ये बना, ठीक। अब ये बन गया तो पहला स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश एक्चुअली में बहुत जगह आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा कि जो आंध्र प्रदेश था वो 1953 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन एक्चुअली मतलब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ही बना था, ठीक है। ये दोनों स्टेट अलग हुए थे, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा स्टेट कब कब बना, ठीक। अब बात करते हैं, पहला पहला स्टेट था महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों पहले एक में थे, ठीक। अब ये हुआ क्या कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी बवाल धीरे धीरे चलने लगा कि भाई क्यों हम लोग नहीं चलेंगे, दोनों लोग अलग होंगे, क्योंकि वहां पे मराठी स्पीकिंग लोग थे और गुजरात में गुजराती स्पीकिंग लोग थे, और धीरे धीरे बवाल मचने लगा। तो जब ये आंध्र प्रदेश बना था तो ये जब ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आंध्र प्रदेश लगभग 53 में ही बदल चुका था, 53 में ही उसको क्या किया गया था कि आंध्र प्रदेश को एक मतलब दर्जा देने लगे थे कि भाई, क्योंकि वो मर चुके थे, और आंध्र प्रदेश जब मरे वो तो बवाल मचने लगा, बवाल मचने लगा तो वहां पे बदलना पड़ा, ठीक। तो डिमांड क्रिएशन होने लगा स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और गवर्नमेंट को फोर्स होके वो चीजें को अपॉइंट करना पड़ा, ठीक है। तो बाद में हुआ था, ठीक। अब गुजरात महाराष्ट्र की बात करते हैं। 1960 में गुजराती स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग लोगों में बवाल मचने लगा। देखिए हर जगह है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये ऐसा नहीं है कि वहां के लोग जाते हैं यहाँ के लोग जाते हैं, कहीं का नहीं, ये दोनों आपस में फिर लड़ने लगे तो बवाल मचा तो 1960 में फिर से इनको अलग कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया तो ये 15वां स्टेट बना, ठीक है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट में गुजरात को 15वां स्टेट बनाया गया। कौन सा बना, गुजरात। अब बना गुजरात 15वां स्टेट 1960 में, ये दूसरा स्टेट अलग हुआ था, ठीक। अब बात आती है उसके बाद दादर, दादर एंड नागर हवेली, ठीक, नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। ये कब बना, ये बना 1961 में, 10th अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये आपको याद करना पड़ेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दादर नागर हवेली बनी 10वें अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। ये लाइन से मैं करा रहा हूं, ठीक। तीसरा कब बना, तीसरा बना गोवा, दमन एंड दीव। पहले गोवा क्या था, यूनियन टेरिटरी था, ध्यान रखिएगा। बाद में 86 में इसको स्टेट का दर्जा मिला है, ठीक, 87 में, ठीक। अब ये बना 1961 में, पुलिस एक्शन के थ्रू हुआ था, ठीक है। पुलिस एक्शन ली वहां पे जाके, और फिर अपने में इसको ले ली, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज होते थे पहले। तो 1962 में, 61 में पुलिस एक्शन ली, 1962 में इनको इंडिया में ऐड कर दिया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब आती है फोर्थ, फोर्थ कौन था, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी एक्चुअली में क्या हुआ ना, पुडुचेरी की कहानी अलग थी। पुडुचेरी भी इनके पास था, फ्रेंच के पास था, तो बाद में उन्होंने उसको दे के चले गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1962 में ही पुडुचेरी को 14वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड कर दिया गया। तो इसमें ज्यादा कुछ इशू नहीं हुआ। अब आया नागालैंड की बारी। नागालैंड क्या था ना, नागालैंड के लिए आज भी देखेंगे, नागालैंड पे वो नागा जो लोग है ना, वो लोग वहां पे बवाल चलता है। उसका कारण क्या है, जैसे ये इंडिया का मैं ईस्टर्न मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। इंडिया का ईस्टर्न मैप है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार, और यहाँ पे मान लीजिए नागालैंड है, ठीक। अब नागालैंड का जो एक्चुअल है ना, वो ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है। नागालैंड इंडिया में भी है और
म्यांमार में भी है। तो ये लोग कहते हैं ना, ये मुझे पूरा स्टेट ही दो और मैं अपना खुद का अपना बना के रखूंगा, अपनी कंट्री बनाऊंगा नागालैंड के नाम से। ठीक है, नागा मतलब वहां पे नागा एक कम्युनिटी है, उसके नाम से नागालैंड बनाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि आधा इंडिया में आधा म्यांमार में, तो पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कि भाई म्यांमार अपना देगा नहीं, भारत अपना देगा नहीं, तो क्यों जाए। तो उस चीज पे थोड़ा सा बवाल वहां पे चलता है, आज भी वहां पे इंसर्जेंसी का मुद्दा चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज पे आप मतलब परेशान मत होइएगा। अब मैं बताता हूँ नागालैंड का क्या हुआ। नागालैंड जो पांचवा था, जो 1963 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका हुआ और इसको बाद में स्टेट बनाया गया 16वां। ठीक है, 16वां स्टेट बनाया गया। इसके पहले वाले क्या थे, सब यूनियन टेरिटरी अभी तक बने थे। ये गोवा क्या है 87 में जाके 1987 में जाके इसको स्टेट का दर्जा मिलेगा, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो नागालैंड अब 16वां 1963 में बना। अब एक पेज मुझे और ऐड करना होगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक, आपको मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब नागालैंड बन गया। अब आती है बारी 1966 की। ठीक है, छठी बात कर रहा हूँ 1966 की। 1966 में क्या हुआ, 1966 में बाइफरकेशन हुआ। ठीक, किसका, पंजाब का बाइफरकेशन। ठीक है, पंजाब का बाइफरकेशन हुआ। अब उसमें क्या हुआ ना, हरियाणा हरियाणा चंडीगढ़, ठीक, और हिमाचल प्रदेश, ये तीन स्टेट बने। ठीक है, 17 स्टेट मतलब बने। उस समय क्या हुआ था ना कि जो यूनियन टेरिटरी का ही इनको दर्जा दिया गया था। और एक्चुअली हरियाणा को तो स्टेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को ये दिया गया था। और अकाली दल ने ये इशू को रेज किया था। अकाली दल में भी एक तारा सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया, इस इशू को बहुत ज्यादा बढ़ाया। क्योंकि उनका देखिए होता क्या है ना, रीजनल पार्टियां एम्बिशन रखती हैं वहाँ पे सीएम बनने का। तो जब बड़ा स्टेट होगा तो रीजनल पार्टियां उतनी सक्सेस नहीं हो सकती हैं, इसलिए छोटा स्टेट करने पे उनको आसानी हो जाती है। और पंजाब बहुत छोटा हो गया, इस वजह से फिर उसको हरियाणा को तो स्टेट बना दिया गया, हरियाणा को स्टेट बना दिया गया। और क्योंकि हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा थे वहां पे, लेकिन चंडीगढ़ को और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। अब आती है बारी सेवन्थ। सेवन्थ क्या है, मणिपुर की। ठीक, मणिपुर की। अब मणिपुर क्या है ना, मणिपुर याद रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में इनको क्या हुआ ना, स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आपको इतना ही याद रखना है। और स्टेट वाइज देख लीजिएगा कि ये 19th था, क्योंकि 18th ही हो गया था हिमाचल प्रदेश। ठीक, 17th हरियाणा था। ठीक, अब 920 त्रिपुरा हो गया, 21 मेघालय हो गया। ये आप नोट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ईयर याद रख लीजिए, ईयर ही पूछता है। एट्थ में क्या हुआ, सिक्किम। मैंने बताया था ना, सिक्किम पहले नहीं पार्ट था। फिर 1974 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 में आ गया था, लेकिन 74 में क्या हुआ कि इसको 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को अपने में ऐड कर, देखो जो जो चीजें बाहर की थी ना उसको ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करना होगा। मैंने किस आर्टिकल में बताया था, आर्टिकल 2 में। ठीक है, आर्टिकल 2 में हमें बाहर की चीजों को लेना हो, जैसे दमन दीव को लेना पड़ा था, पौंडीचेरी को लेना पड़ा, तो वो सब पहले हमारे नहीं थे ना, मतलब हमारे ही थे एक्चुअली, लेकिन वो उस पर कब्जा फ्रेंच का था और इनका था, तो उसको हम लोग छीने थे बाद में लड़ लुड़ के। ठीक है, तो 1975 में फिर हमारा सिक्किम हो गया। अब बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ में क्या हुआ कि मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, वो किसमें, 1987 में। मैंने बताया था गोवा को मिला था, मिजोरम और एपी के साथ इनको मिल गया। अब बात आती है तीन स्टेट की, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड। अब ये सन 2000 की बात है। सन 2000 में हुआ क्या कि एमपी से छत्तीसगढ़ हटा, झारखंड बिहार से हटा और यूपी से हटा उत्तराखंड, क्योंकि ये बहुत बड़े राज्य थे। झारखंड में तो मुद्दा चल रहा था, वहां पे एक कम्युनिटी थी, वो कह रही थी भाई झारखंड बनाओ। वो थोड़ा आदिवासी कम्युनिटी थी। एमपी में भी वही चल रहा था कि यहाँ पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते थे, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा बैकवर्ड हो जा रहा था। और यूपी में क्या था, वो भी थोड़ा सा इशू था, लेकिन बहुत बड़ा यूपी स्टेट होने की वजह से दिक्कत आ रही थी, उत्तराखंड को उस तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा था। तो सन 2000 में इसको भी एक नया राज्य का दर्जा मिला। अब आती है बात 11वें की, तेलंगाना की। तेलंगाना को क्या किया गया, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे किया गया। और लास्ट क्या हुआ, लास्ट हुआ है अभी 2019 में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग करके दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख को
ठीक है, लद्दाख को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसमें क्या है, मतलब इलेक्शन होंगे जैसे पुडुचेरी और उसमें होते हैं, ठीक है। और लद्दाख में क्या होगा, वो केंद्र शासित होगा, हमेशा सेंट्रल से गवर्न होगा। तो रही ये चीज़ें, आपने चीज़ें देख ली होंगी। और मैं मतलब मुझे लगता है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिटीजनशिप एक्ट बताऊंगा, वो कल आएगा आपको। और तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।